नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं पुनः से हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, जीआईसी, एलटी, जीडीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, एक बार आप सभी लोग चैनल को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। यदि आए हो हमारे चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1904 में, 1907 में, 1908 में, 1911 में। बड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है ये हिंदी जगत की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? इसका विकल्प ए 1904 ईस्वी में। चंद्रदेव से 4 आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी, और ये भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। ये कथन किसका है आप लोगों को बताना है। तो विकल्प आपके सामने है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी, और ये भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। ये कथन किसका है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, विवेकी राय जी का ये कथन है ललित निबंध के विषय में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर विवेकी राय से संबंधित उनके महत्वपूर्ण ललित निबंध हैं। किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, जुलूस, रुका है गवी, गंध गुलाब, नया गाँवनामा, आम रास्ता नहीं है, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात का गणित है। ये सभी महत्वपूर्ण ललित निबंध हैं विवेकी राय जी के। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। साहित्य के सरोकार, कविता का आदेश, छोटे छोटे सुख, व्यक्तिव्यंजक गद्य। कौन सा निबंध नहीं है इनमें से विद्यानिवास मिश्र जी का? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, छोटे छोटे सुख। ये निबंध जो है नहीं है। साहित्य के सरोकार, कविता का आदेश, व्यक्तिव्यंजक गद्य, ये सभी निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर विद्यानिवास मिश्र जी के महत्वपूर्ण निबंध और निबंध संग्रह। चितवन की छांव, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, संचारणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शैफाली झर रही है। सभी महत्वपूर्ण ये निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य, बूंद मिले सागर। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां होती हैं। तो ये कथन किस निबंध का है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध किसका है विद्यार्थियों? तो ये निबंध है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध की अन्य बातें। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही शरीर के अनजाने में भी आपस में काम करती हैं। फिर है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ये दोनों कथन कहाँ से है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से। फिर शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो है बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का निबंध है। और यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निबंध ये किसके हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदुगीन कविता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। तो क्या लिखी हैं अब्र नाम से, जी नहीं, यानी ये गलत है। फिर है दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचनाएं हैं भारतेंदु जी की। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आप सब जानते हो दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली की रचनाएं भारतेंदु जी की है। फिर अगला कथन आपके सामने है, क्या कहा जा रहा है, जगमोहन सिंह, क्या है, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। जी बिल्कुल नहीं जुड़े थे। फिर है गीत गोविंद आनंद और वर्षा विनोद भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। बिल्कुल ये सही कथन है। गीत गोविंद आनंद वर्षा विनोद ये भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। फिर अगला है, भारतेंदु ने क्या है, प्रात समीरन में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रात समीरन रचना में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, यानी ये भी सही है। तो 2, 4, 5 ये आपके कथन सही हैं। 2, 4, 5 किसमें है, विकल्प बी में आपका उत्तर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है बद्री यानी भारतेंदुगीन रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी। ये जो है उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, ना कि भारतेंदु जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ ऋण द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ ऋण द्वारा रचित ये बाढ़ और सूखे से संबंधित क्या है, रिपोर्टाज है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की क्या है, जीवनी है। तो क्या ये बात सही है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। तो ये भी क्या है, सही लग रहा है। उसके बाद में है ज्ञान मंडल, बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक क्या है, राम कुमार वर्मा थे। तो ये जो है सही नहीं लग रहा है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। ये बात सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित आलोचना पुस्तक है। बिल्कुल गलत है। दूसरी परंपरा की खोज आप सब जानते हैं नामवर सिंह की पुस्तक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी 1, 3 और 4। यानी 1, 3, 4 में क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ ऋण द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ठीक बात है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा है। और अगला क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। अगली महत्वपूर्ण बातें, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह द्वारा रचित है पुस्तक, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर आधारित आलोचनात्मक पुस्तक है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित और कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, बनारसी दास जैन जी की अर्धकथानक जो हिंदी की प्रथम आत्मकथा
मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगला क्या है, जोश मलिहाबादी ने यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनूदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। तो ये क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ, ये क्या है, अनूदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही बात है। अगले देखते हैं, कस्तूरी कुंडल वशय प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है क्या? तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। फिर है अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है, बिल्कुल गलत है। फिर है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, तो ये क्या है, सही है। आप सब लोग जानते हो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसमें, विकल्प सी 1, 2, 5 बातें सही हैं। फिर जो है कस्तूरी कुंडल वशय मैत्री पुष्पा जी के द्वारा रचित आत्मकथा है, किसकी है, मैत्री पुष्पा जी के द्वारा रचित आत्मकथा है। इन्होंने गुड़िया भीतर गुड़िया शीर्षक से अन्य आत्मकथा भी लिखा है और अन्य से अनन्या प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा, ये खूब बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या इसमें कहा जा रहा है काव्य दोष से संबंधित जो है सही उदाहरण है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लिष्टत्व दोष क्या है, वेद नखत ग्रह जोरी के अरध को बरजय हम खात, इसमें क्या है, क्लिष्टत्व दोष है, तो यानी ये बिल्कुल सही है। फिर अगला है मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज, क्या इसमें जो है आपका अक्रमत्व दोष है, तो इसमें जो है अक्रमत्व दोष नहीं है। अगला उदाहरण है मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, क्या इसमें दुष्कर्मत्व दोष है? जी हाँ, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। फिर अगला है ग्राम्यत्व दोष, कसती कटि थी कनिष्ठ माँ असिदेती मंझली घनिष्ठ माँ, क्या इसमें जो है ग्राम्यत्व दोष है? जी नहीं, इसमें ग्राम्यत्व दोष नहीं है। अगला उदाहरण है हियतल बस दुख देत हैं ये तेरे अनुभव, क्या इसमें जो है अप्रतीत दोष है? तो जी हाँ, इसमें अप्रतीत दोष है। तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प भी कूट माना जाएगा। 1, 3, 5 3 बातें सही हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। काव्य दोष के संबंध में जो है आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, रसापकर्षक दोष, ये बात पूछी गई है एग्जाम में। विश्वनाथ क्या कहते हैं, रसापकर्षक दोष। जयदेव जी क्या कहते हैं, उद्योग जन को दोषा। और वामन क्या कहते हैं, गुण विपर्यात्मानो दोषा। ये तीनों कथन एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। रसापकर्षक दोष आचार्य विश्वनाथ, उद्योग जन को दोष जयदेव, गुण विपर्यात्मानो दोष वामन बताते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है काव्यरीत से संबंधित सही कथन है, कौन सा है काव्यरीत से संबंधित सही कथन, हम लोग आगे देखते हैं। क्या है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। जी बिल्कुल सही है, रीति का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। अगला क्या है, दंडी ने रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दंडी जी ने रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। अगला है आचार्य रुद्रट ने रीत को संघटना शब्द दिया है। रुद्रट ने रीत को क्या कहा है, संघटना, ये भी बिल्कुल सही है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है, बिल्कुल गलत है। हृदय के रागात्मक भावों की अव्यंजना करने वाली रीत गौड़ी होती, ये भी गलत है। यानी 1, 2, 3 आपके सही जवाब हैं और 1, 2, 3 किसमें है, विकल्पे में, यही आपका सही उत्तर है। फिर रीति संप्रदाय से संबंधित अन्य तथ्य, वामन अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीत को काव्य की आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा रीत को, कौन, वामन। वामन के अनुसार काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा विशिष्ट पद रचना रीति है, रीति आत्मा काव्य से। ये तीनों बातें परीक्षा में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी गई हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा विशिष्ट पद रचना रीति, रीति आत्मा काव्य, कथन किसके हैं, आचार्य वामन के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
कॉलरिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, ये बिल्कुल सही है। अगला है कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थित जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक कलाकार में होती है, ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कल्पना इच्छा चालित होती है, गलत है ये। मुख्य कल्पना इच्छा चालित नहीं होती है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय सायास होती है, ये भी गलत है। तो इसमें 1 2 3 बातें सही हैं। किसमें है 1 2 3? विकल्प बी में, यही आपका सही जवाब माना जाएगा। फिर जो है कॉलरिज से संबंधित अन्य तथ्य हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्य त्रिप्रतिभा है और यह कवि की सृजनात्मकता है। कॉलरिज क्या कहते हैं? कल्पना कार्य त्रिप्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता है। इन्होंने काव्य सर्जन का मूल आधार कल्पना को माना है। काव्य सर्जन का मूल आधार किसको माना है? कल्पना को। और इनकी काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? हमें बताना है, ढूंढना है। जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से चिलचिलाते जले, घिनौने घने कंप से कनकने। तो सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन कौन से विशेषण आए हैं? तो नींद से डूबे हुए से, ये जो है आया है, और आपका आया है घिनौने घने, और फिर आया है कंप से कनकने, यानी 2 3 5। ये आपकी बातें सही हैं। 2 3 5 जिसमें होगा वही आपका सही जवाब है। विकल्प डी आपका राइट आंसर है। और सतपुड़ा के जंगल ये किसकी कविता है विद्यार्थियों? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। और इनकी महत्वपूर्ण बातें आप सभी के सामने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। आपातकाल के दौरान लिखी गई इनकी कविताएं हैं, त्रिकाल संध्या में प्रकाशित हैं। फिर है रामधारी सिंह दिनकर इन्हें शुद्ध गांधीवादी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी शुद्ध गांधीवादी कवि कहते हैं। दरिंदा, मंगल वर्षा, अंधेरी रात, आषाढ़ का पहला दिन, टूटने का सुख, इनकी चर्चित कविताएं हैं। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, ये कविताएं नई हैं आपके लिए। दरिंदा, मंगल वर्षा, अंधेरी रात, आषाढ़ का पहला दिन और टूटने का सुख, ये कविताएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फिर जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई रचना है? इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, कनक मंजरी, मंदाक्रांता। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आज आप जानेंगे कि प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है किन छंदों में रचा गया है, आपको बताना है। तो सबसे पहली बात क्या है? ये द्रुत विलंबित छंद इसमें है। दूसरा क्या है? शार्दूल विक्रीडित छंद भी इसमें है। और तीसरी बात क्या है? मंदाक्रांता छंद है। यानी द्रुत विलंबित छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, मंदाक्रांता छंद है। किसमें? प्रिय प्रवास में, यानी 2 3 5 आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 3 5 किसमें है? विकल्प बी में, यही आपका सही कूट है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित है ये प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास। प्रकाशन है 1914 ईस्वी। और ये महाकाव्य 17 सर्गों में विभाजित है। द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता छंदों में इसकी रचना की गई है। फिर वैदेही वनवास तथा पारिजात इनके अन्य प्रबंध काव्य हैं। वैदेही वनवास और पारिजाते भी क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं। और प्रिय प्रवास ये भागवत पुराण की कथा पर आधारित है, ध्यान रखना है। और प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था? नहीं, प्रारंभिक नाम था ब्रजांगना विलाप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ ऊधों को इन वचनों से संबोधित करती हैं। आप सब जानते हैं, इसको पढ़े होंगे, सूरदास का भ्रमर गीत। गोपियाँ जो है किन वचनों से संबोधित करती हैं? जोग सिखावन पाड़े, ज्ञान को कमल, मधुकर मधुमतवारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुनिया नदिया मादरी।
तो इसमें जो है आए जोग सिखावन पाड़े, ये जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। और क्या कहती हैं? आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये भी बात जो है गोपियाँ कहती हैं। निर्गुण नदिया मादरी, ये भी कहती हैं। यानी 1, 4, 5 3 बातें सही हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं और 1, 3, 4 विकल्प सी में है आपका सही उत्तर है। आये जोग सिखावन पाड़े, मधुकर मद मतवारे, आयो घोष बड़ो व्यापारी। फिर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये इम्पॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का भ्रमर गीत सार के विषय में। उसके बाद में भ्रमर गीत का जो प्रसंग है ये सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया। आप लोग जानते हैं कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। मैनेजर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, विजेंद्र स्नातक क्या है? भ्रमर गीत को दुखांत काव्य मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, नोट करना है आपको। मैनेजर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी और विजेंद्र स्नातक क्या है? भ्रमर गीत को क्या मानते हैं? दुखांत काव्य मानते हैं। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मैला आंचल की स्त्री पात्र हैं सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। कौन है इसमें मैला आंचल की स्त्री पात्र? तो कौन सा इसका सही जवाब आपका हो सकता है? इसमें फुलिया है। कौन है? फुलिया है। और आभा रानी भी हैं और मंगला देवी हैं। यानी फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी ये जो है स्त्री पात्र हैं मैला आंचल में। 2, 4, 5 किस्में हैं विकल्प बी में और यही आपका सही उत्तर है, फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित उपन्यास है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित उपन्यास है। प्रकाशन 1954 में हुआ है। ये उपन्यास बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर केंद्रित है। फिर मैला आंचल उपन्यास के स्त्री पात्र फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, ममता, कमला, कमली, लक्ष्मीदासिन, रामप्रिया और फुलमतिया हैं। पुरुष पात्र हैं बहरा चिथरू, बिरंची दास, बावन दास, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर राम कृपाल सिंह, कालीचरण और प्रशांत बालदेव गोप इत्यादि पुरुष पात्र हैं। उसके बाद में तमस उपन्यास आपके सामने है। इसमें बताना है कि तमस उपन्यास के पात्र कौन हैं। अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। कौन हैं आपके तमस उपन्यास के पात्र, आप सभी को बताना है। तो कौन कौन से हैं तमस उपन्यास के पात्र? हरनाम सिंह हैं और हयात बख्श हैं, देवदत्त हैं। हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त ये हैं तमस उपन्यास के पात्र। यानी 3, 4, 5 ये आपका उत्तर माना जाएगा। देखते हैं हम लोग 3, 4, 5 किसमें है विकल्प सी में। उसके बाद में तमस उपन्यास ये किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। प्रकाशन 73 में है और ये उपन्यास भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है यानी लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट उपन्यास है ये। और इस उपन्यास के पात्रों को हम लोग देखते हैं नत्थू, मक्सी जी, मास्टर रामदास, हकीम जी, रिचर्ड और लीजा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। झरोखे, कड़िया, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। मैया दास की माड़ी पंजाब व खालसा राज्य पर केंद्रित है। किस पर है? पंजाब व खालसा राज्य पर केंद्रित है। इसके प्रमुख पात्र हैं लेखराज, भागशुद्धि, हरनारायण, रुकमो, वानप्रस्थी, तिलकराज आदि। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने किन पुस्तकों का सहयोग लिया है? और अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो ये जो है किसका सहयोग लिया है? तुलसी काव्य मीमांसा का सहयोग लिया है। फिर उसके बाद में तुलसी आधुनिक वातायन से नहीं, लोकवादी तुलसी तो ये भी नहीं, काशी का इतिहास इससे लिया है और अगला क्या है? अकबर, यहाँ से भी लिया है। तो यानी क्या है? 1, 4, 5 ये आपका
कूट सही माना जाएगा उत्तर के रूप में, अर्थात अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है मानस का हंस। प्रकाशन कब हुआ? 1972 में। और ये उपन्यास जो है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, यानी ये जीवनी परक उपन्यास है। इसमें राम और काम के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। और तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास, अकबर इन पुस्तकों से सहयोग लिया है इसको लिखने में। और इन्होंने खंजन नयन उपन्यास सूरदास के जीवन को केंद्र बनाकर लिखा है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास नागर जी ने जो है भंगी समाज का कारुणिक चित्र इसमें खींचा है। ये भी उपन्यास हैं इनके बड़े ही महत्वपूर्ण। फिर अगला प्रश्न है, तीसरी कसम के कहानी के पात्र हैं। कौन कौन से पात्र हैं बताना है आप सभी लोगों को। लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम, बेगू पटवारी। तो इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? तो लाल मोहर है, पलटदास है, और कौन है? धुन्नीराम है। लाल मोहर, पलटदास, धुन्नीराम, यानी 1, 2, 4 किसमें है? विकल्प सी में। यही आपका उत्तर है। ये जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र है और हिंदी जगत की जो है टॉप मोस्ट कहानी मानी जाती है। ये आपकी तीसरी कसम किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसके पात्र हैं लाल मोहर, पलटदास, धुन्नीराम, हीरामन, हीराबाई। हीरामन नायक है, हीराबाई नायिका है। तीसरी कसम कहानी को मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है और इस कहानी के ऊपर राज कपूर ने फिल्म बनाई थी तीसरी कसम नाम से, यानी राज कपूर द्वारा अभिनीत की गई है। तेरी बाकी अदा पर हूँ मैं फिदा इस कहानी का ये महत्वपूर्ण गीत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैंग्रीन कहानी के विषय में आपको विचार विमर्श करना है। गैंग्रीन भी बहुत शानदार कहानी मानी जाती है। तो देखते हैं, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। क्या ये बात सत्य है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर है, इस कहानी में अज्ञे ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताएं इसमें दिखाई हैं, तो बिल्कुल जो है इसमें दिखाई है। अगला है, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है, ये भी सही है। आगे कथन को हम देखते हैं, इस कहानी में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया है। तो यानी क्या है, इस कहानी में पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग किया गया है कि नहीं? तो नहीं किया गया, नहीं, ये गलत है। अगला है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। यानी गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना अगर मिलती है तो क्या जीवन की त्रासदी को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपके सही क्या है? 2, 3, 5। 2, 3, 5 किसमें है? विकल्प बी में। यही आपका उत्तर सही माना जाएगा कूट के रूप में। हम सभी आगे बढ़ चलते हैं। गैंग्रीन ये किसकी कहानी है विद्यार्थियों? तो आप सब जानते हो ये कहानी है अज्ञे जी की। इसको रोज के नाम से भी जाना जाता है, रोज के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में रोज कहानी के महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं? मालती, महेश्वर, टीटी तथा कथाकार। कौन है पात्र इसके? मालती, महेश्वर, टीटी तथा कथाकार। और अज्ञे की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं विपथगा, जिज्ञासा, पुलिस की सीटी, सिग्नेलर, शरणदाता, मेजर चौधरी की वापसी इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो हिंदी साहित्य के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित था। ये प्रश्न आप सभी के लिए समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और कक्षा को हाइप अवश्य आप लोग कीजिएगा। और अपने कमेंट हमें ज़रूर दर्ज कराइए। उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को प्रतिदिन आकर के वॉच करते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आपको पुनः से जो है अगले सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।